हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियो में यूजीसी नेट अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर थे उन क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा किया था। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा प्ले स्टोर में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। आज हम और 10 प्रश्न तैयारी करने वाले हैं। दोस्तों, देर न करते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों को गणितीय अर्थशास्त्र में योगदान के क्षेत्र में सम्मिलित कीजिए। अर्थात हमारे पास 2 कॉलम दिया है, एक ए और दूसरा बी। इसमें उनके जो योगदान है उस योगदान के बारे में बताना है। तो देखते हैं। सबसे पहला है सृष्टि जो होता है वो होता है उपभोक्ता व्यवहार विश्लेषण से। दूसरा है एरो जो होता है वो आपका सीईसी उत्पादन फलन से होता है जी। लियोनटॉफ होता है आपका आगत निर्गत विश्लेषण से, तथा डांतजिंग जो होता है वो होता है आपका रेखीय प्रोग्रामिंग से। इस तरह से हमारा ए का हो जाएगा बी, उसके बाद बी का हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। तो इस तरह से 1 का 2 है ना, फिर ये 4, फिर आपका हो जाएगा बी का हो जाएगा 2। तो सेकंड आंसर हमारा क्या है जी, सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, मुद्रा माप M1 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो मुद्रा माप का जो माप है उसमें 4 माप होते हैं, M1, M2, सबसे पहला होता है आपका M1, M2 है ना, M3 और आपका होता है M4। तो इसमें से पूछा गया है कि M1 क्या होता है जी। तो M1 होता है, हमसे याद रखना, M1 होता है C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। M1 क्या होता है जी, C प्लस DD प्लस OD। C का अर्थ होता है जनता द्वारा रखी गई चलन एवं सिक्कों की मात्रा अर्थात करेंसी होता है जी, ठीक है। DD अर्थात होता है व्यापारिक बैंकों के पास रखी गई जनता की मांग जमाएं, और OD जो होता है वो होता है हमारा अन्य जमाएं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा किसी निश्चित समय में लोगों के पास मुद्रा प्लस व्यापारिक बैंकों की मांग जमाएं प्लस अन्य जमाएं। अब अन्य जमाओं में क्या होता है देख लेते हैं। तो अन्य जमाओं में क्या होता है कि RBI के पास, ठीक है, किसके पास, जो RBI है, इस RBI के पास जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे IDBI है ना, इनकी मांग जमाएं जो है किस में आता है जी, OD में आता है। इसके साथ साथ RBI के पास जो विदेशी केंद्रीय बैंक हैं एवं विदेशी सरकारों की मांग जमाएं हैं वो भी हमारे किसके अंतर्गत आता है जी, OD के अंतर्गत आता है, ठीक है। पहला देख लेते हैं क्या बताया कि RBI के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं जैसे IDBI की मांग जमाएं। दूसरा है RBI के पास विदेशी केंद्रीय बैंकों एवं विदेशी सरकारों की मांग जमाएं। तीसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है जी आपका, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे IMF, ठीक है, या विश्व बैंक, इनकी मांग जमाओं को भी हम किस में शामिल करते हैं जी, OD में शामिल करते हैं। इस तरह से M1 का अर्थ होता है हमारा सबसे पहला C होता है प्लस DD होता है प्लस क्या होता है जी, OD होता है। कुछ और देख लेते हैं इसमें संबंधित, ठीक है। तो M2 क्या होता है जी, हमने तो M1 पढ़ लिया है ना, क्योंकि बताया था कि मुद्रा की माप जो है उसमें 4 माप होती है। सबसे पहला होता है आपका M1, और M1 जो होता है वो होता है C प्लस DD प्लस OD होता है। तो M2 क्या होता है, तो M2 होता है, याद रखना, M1 प्लस डाकघर के पास जनता की बचतें, ठीक है, जो डाकघर होती हैं उन डाकघर के पास जनता की जो बचत होती है उन बचत को जो हम क्या बोलते हैं जी, M2 कहते हैं। अर्थात M1 प्लस डाकघर के पास जनता की बचतें। M3 जो होता है वो होता है M3 इक्वल टू M1 प्लस, ठीक है, व्यापारिक बैंकों के पास शुद्ध सावधि जमाएं अर्थात फिक्स डिपॉजिट। M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो हमारा क्या होता है जी, M3 होता है जी। और M4 होता है, M4 जो होता है वो होता है M3 प्लस डाकघर की बचत जमाएं, ठीक है। M3 प्लस क्या होता है, डाकघर की बचत जमाएं होती है। इस तरह से
ये हो जाता है हमारा मुद्रा माप M1 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से उनके प्रकट होने के काल या क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए जो हमारे पास 4 दिया है प्रश्न, ठीक है, हियक का निवेश सिद्धांत, फिशर का निवेश सिद्धांत, जोर्गेसन का निवेश सिद्धांत तथा मार्कोविट्ज का निवेश सिद्धांत में से कौन जो है पहला आया है। तो याद रखना है फिशर का निवेश सिद्धांत, जिसे हम क्या कहते हैं जी, पृथक्करण प्रमेय के नाम से जानते हैं। किसका? पृथक्करण प्रमेय के नाम से जाना जाता है। वो आया था आपका 1906 में, ठीक है। कब आया था? 1906 में। दूसरा है आपका हेयक का निवेश सिद्धांत। हेयक का निवेश सिद्धांत जो आया था 1941 में, जिसे हम कहते हैं मौद्रिक अतिनिवेश का सिद्धांत। क्या कहते हैं जी? मौद्रिक अतिनिवेश का सिद्धांत कहा जाता है। जोर्गेसन का सिद्धांत जो है वो आया था आपका 1963 में, ठीक है। जोर्गेसन का जो है निवेश सिद्धांत कब आया था जी? 1963 में, जिसे नौ शास्त्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किस सिद्धांत के? नौ शास्त्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा आया था आपका मार्कोविट्ज का निवेश सिद्धांत, जिसे पोर्टफोलियो सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। जो मार्कोविट्ज का निवेश सिद्धांत है, इसे हम किसके नाम से जानते हैं जी? तो ये होता है आपका पोर्टफोलियो सिद्धांत, जो आया था 1952 में, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो सबसे पहला आया था फिशर का निवेश सिद्धांत 1906 में, दूसरा आया था हेयक का निवेश सिद्धांत 1941 में, तीसरा आया था मार्कोविच का निवेश सिद्धांत 1952 में, और चौथा आया था आपका जोर्गेसन का निवेश सिद्धांत 1963 में। इस तरह से सबसे पहला फिशर का अर्थात बी पहला हो जाएगा, फिर आया था हेयक का तो ए हो जाएगा, फिर आया था आपका मार्कोविच का तो हो जाएगा आपका डी, और आपका ए सी। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, उस सही विकल्प की पहचान कीजिए जिसके लिए आगत का आवंटन तकनीकी रूप से क्या होता है जी? कुशल होता है जी। देखो यहाँ पे दिया है कि उस सही विकल्प, हमारे पास 3 विकल्प दिया है और इन 3 विकल्पों में से 2 मतलब उस सही विकल्प का चयन करना है जो आगत का आवंटन तकनीकी रूप से क्या है जी? सही है। तो देखते हैं, एक माल में निर्गत में कमी अन्य माल में निर्गत में वृद्धि किए बिना नहीं की जा सकती। दूसरा है, एक माल में उपभोग में वृद्धि अन्य माल में उपभोग में वृद्धि किए बिना नहीं की जा सकती। और तीसरा है, उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तो देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक लिया गया है प्रोफेसर पेरोटो के, है ना, किसके? जो प्रोफेसर पेरोटो थे उनके अनुकूलतम कल्याण फलन के सिद्धांत से। और अनुकूलतम कल्याण फलन सिद्धांत कहता है कि संसाधनों का कुशल आवंटन उस समय होगा जब नियमित परिवर्तन के द्वारा किसी भी व्यक्ति की कल्याण में वृद्धि तब तक नहीं की जा सकती जब तक दूसरे के कल्याण में कमी नहीं की जाएगी, ठीक है। अर्थात एक माल में निर्गत में कमी अन्य माल में निर्गत में वृद्धि के बिना नहीं, एक माल में उपभोग वृद्धि अन्य माल में उपभोग वृद्धि बिना नहीं की जा सकती। अर्थात ए और सी जो है उसका क्या है जी? सही आंसर है। अर्थात इनका कहना है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, किसी कल्याण में जब तक हम वृद्धि नहीं करते या जब तक किसी कल्याण में कमी नहीं करते, दूसरे कल्याण में जो है वृद्धि नहीं होती है। अगला है हमारा 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके भिन्नता अर्थात प्रसरण का जो है विश्लेषण किया जाता है। तो प्रसरण का जो विश्लेषण है वो होता है आपका एफ परीक्षण के माध्यम से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आय का स्रोत नहीं है। देखिए, भारतीय आरबीआई का जो आय का स्रोत होता है वह बैंक द्वारा धारित प्राइवेट इक्विटी के शेयरों पर जो है लाभांश, ये सही नहीं होता। जबकि मुक्त बाजार क्रियाकलापों के लिए धारित सरकारी बॉन्ड्स पर, विदेशी मुद्रा पर संपत्ति विनिवेश से आय समृद्धि, भारत सरकार को प्रदत्त शुद्ध लाभांश से प्रतिधारित अर्जन, इन तीनों से जो है आरबीआई को जो है आय प्राप्त होती है। लेकिन बैंकों के द्वारा जो प्राइवेट इक्विटी शेयर होता है ना, शेयर बाजार होता है, उससे जो उसे लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित बाजार प्रारूप में
किसमें सर्वाधिक कुशल साधन आवंटन होता है। मतलब हमारे पास 4 विकल्प दिया है, एकाधिकारिक प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता और अल्पाधिकारी। तो इनमें जो है चारों में से सबसे कुशल आवंटन किसमें होता है। तो याद रखिएगा, इन चारों में से सबसे कुशल आवंटन जो होता है वो होता है आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अब उसका रीज़न क्या है देखो, तो क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की जो औसत लागत होती है वो क्या होती है जी, सबसे कम होता है ना, अर्थात न्यूनतम होता है। इसके साथ साथ उत्पादन क्षमता का अभाव होता है, साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर क्या मिलता है जी, प्रतिफल मिलता है, इसलिए जो है कुशल आवंटन प्राप्त होता है। इसके साथ साथ यहाँ याद रखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का जो संतुलन होता है वो होता है आपका MC इक्वल टू MR इक्वल टू AC इक्वल टू क्या होता है जी, P होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य लागत वक्र में निम्नलिखित में से किस वक्र में न्यूनतम बिंदु नहीं होता है ना। औसत लागत में, सीमांत लागत में, औसत चर लागत में या औसत स्थिर लागत में। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जो आपका औसत स्थिर लागत होता है, इस औसत स्थिर लागत में जो है कभी भी न्यूनतम बिंदु नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है देखो, औसत लागत स्थिर लागत वक्र का स्वरूप जो होता है वो आयताकार अतिपरवलय होता है जी, है ना। क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच जो है क्या होता है जी, इकाई के बराबर होता है, ठीक है। मांग की लोच कहते हैं इकाई के बराबर होता है। इस वक्र का न्यूनतम बिंदु नहीं होता क्योंकि वक्र जो है क्या होता है जी, निरंतर जो है लगातार जो है क्या होता है जा घटते जाता है, इसलिए औसत स्थिर लागत का जो वक्र है उसका कभी भी न्यूनतम लागत बिंदु नहीं होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।